प्यारे बच्चों, मित्रों, दोस्तों, नमस्कार। चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान की विशेषताएं हम लोग देखेंगे। हम तो ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, जितना बहुत ज्यादा बोलते हैं कि एक चीज आप लोगों से बताना चाहते हैं कि अगर हमारी ऑनलाइन की क्लास में आप रेगुलर रहे, पढ़ते रहे, तो आपको ऑफलाइन की क्लास इस कोचिंग से उस कोचिंग नहीं हम भटकने देंगे। ये मेरा दावा है। पूरा संविधान एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए तब चलेंगे। अच्छा, एक बात और बता रहे हैं, अगर कहीं डाउट है तो उस डाउट को छोड़िए मत, सीधे हमारे फोन से संपर्क करिए। मोबाइल नंबर आपके पास है। कमेंट तो केवल आप हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए कमेंट कीजिए। फोन से बात करके उसको डाउट को आप दूर कर लीजिए। इतना करेंगे तो चाहे बड़ी परीक्षा हो चाहे छोटी परीक्षा हो, सारी परीक्षाओं के लिए मैं बड़ा व्यवस्थित ढंग से आपको ऐसा संविधान पढ़ा दूंगा कि फिर कोचिंगों में भटकने वाली समस्या आपकी मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, बशर्ते सब्सक्राइब जब कीजिए तो घंटी भी बजाइएगा, नहीं मैटर आप तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, आइए अब ज्यादा नहीं विषय पर आते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं और बहुत सारी विशेषताएं हैं। सामान्य ढंग से हम देखते हैं, इतना क्लियर 10 विशेषताएं दिए हैं। पहली बात तो आप 10 याद रखना, याद करना। अच्छा, एक शार्ट नोट भी बनाते चलो आप हमारे साथ। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये भी याद रखना पड़ेगा। पहली भी। दूसरी विशेषता अभी क्लियर करेंगे। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य विशेषता है। सबका अर्थ अभी क्लियर कर देंगे। संसदीय सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, नम्य एवं अनम्य, बताने पर क्लियर, वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता। इसको 10 को आप याद रखिए। आइए हम क्लियर करते हैं। पहली विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा सा। अच्छा, विशेषता पर पहले चले जाइए। भारत का संविधान, देखिए लिख देते हैं, एक अनूठा संविधान है। आप किसी से पूछ सकते हो, प्रश्न कर सकते हो कि भारत का संविधान एक अनूठा संविधान क्यों है। इसको क्लियर करिए तो इसके आगे बताया जाएगा। क्योंकि इस अनेक दृष्टियों से, कह लीजिए ना कि भारत का संविधान, पूरी लाइन लीजिए, अनेक दृष्टियों से अनूठा है। क्यों? क्योंकि इसकी अनेक विशेषताएं हैं। देख रहे हैं, अनेक विशेषताएं हैं। यही विशेषताएं अन्य देशों के संविधानों से एक अलग पहचान बनाती है। देख रहे हैं, यानी भारतीय संविधान की विशेषताएं अन्य देशों के संविधान से एक अलग पहचान बनाती है। क्रॉस क्वेश्चन करिए कि भारत का संविधान, या अपने मन में ही करिए क्यों अनूठा है, तो जवाब आप जो बताए हैं इसको लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का। तो हम बता देना चाहते हैं कि सर आइबर, देखिए यही छोटा सर
सर आइवर जेनिंग्स, देख रहा है, सर आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान बताया। पहली बात तो आप इस लाइन को याद रखिए। आ सकता है कभी कि किसने भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान, तो आप जवाब देना सर आइवर जेनिंग्स। अब अच्छा, आपसे पूछा जाए तो विश्व का बड़ा संविधान भारत का क्यों है, तो आप सबसे पहले यही बताओगे। आप लाइन की क्लास में बच्चे बताते हैं क्योंकि भारत के संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं, वर्तमान में कुल 12। ये सटीक उत्तर नहीं है, संतोषजनक कह लीजिए ना। आपका कहना सटीक उत्तर देना हो एक लाइन में तो क्या जवाब देंगे? क्यों विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान? क्योंकि, जवाब लीजिए, क्योंकि भारत में अनेक धर्मों, याद रखिए, भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। याद रखिए, तो पूरी लाइन लेंगे तभी क्लियर हो। अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। सभी धर्मों के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान का निर्माण किया गया। इसीलिए आप जवाब दे दीजिए अपना जो आप बता रहे थे। इसीलिए भारत के संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद, मूल संविधान, 8 अनुसूचियां, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। देख रहे हैं, अनेक धर्मों के, सभी धर्मों के लोगों के हितों को ध्यान में रखते संविधान, यही है सटीक जवाब, यही है। इस लाइन को ले ले। अब आप देखोगे ना तो किताबों में देखोगे तो इसी को एक पेज में बनाए हैं, बवाल जो है, समझ नहीं क्लियर हो पाता है। आज आगे बढ़ गए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अब आप आ जाइए, पॉइंट बना देते हैं संविधान को किस रूप में, लिखित तथा अलिखित, लिखित तथा अलिखित के रूप में जाना जा सकता है। लिखित अलिखित दो रूपों में, दो आधार इसके बन सकते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले अलिखित पर आते हैं, तब बाद में ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अब आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो कि सबसे पहले आप बता दीजिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित क्यों है। इसका जवाब ले लीजिए, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान संवैधानिक तंत्रों के अनुरूप नहीं है। ये अच्छा सटीक एक ही लाइन में दिखा देते हैं कि ब्रिटेन का प्रथाओं तथा परंपराओं पर, ये दो शब्द ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा एकदम। प्रथाओं एवं परंपराओं पर आधारित है, यानी संवैधानिक कानूनी तंत्रों के अनुरूप नहीं है। बोलबाला प्रथाओं तथा परंपराओं का है, इसीलिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित। ठीक अपोजिट करिए, चले आइए लिखित पर। कह सकते हैं कि विश्व का पहला लिखित और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान। देख रहे हैं, क्लियर रखिए, विश्व का प्रथम लिखित और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का। क्लियर हो गया, मतलब ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को क्लियर कर चुके हैं। चले आइए आप भारत का संविधान बड़ा लिखित संविधान। आप पूछ रहे हो क्यों लिखित संविधान नाम दिया गया है? क्योंकि
भारत का संविधान संवैधानिक यानी कानूनी तंत्रों के अनुरूप है। संवैधानिक, देखा लिख देते हैं, संवैधानिक तंत्रों के अनुरूप है। अनुरूप इसलिए लिखित नाम दिया गया। आज ठीक है, आपका कहना है, क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो या कभी आ भी सकता, क्या भारत के संविधान में प्रथाओं परंपराओं का समावेश नहीं है? तो मैं जवाब दूंगा कि भारत के संविधान में भी प्रथाओं परंपराओं का समावेश किया गया है, किंतु देखिए अगली लाइन देखिए, किंतु संवैधानिक तंत्रों के अनुरूप है। प्रथा परंपरा है इंडिया के संविधान में, किंतु कानूनों नियमों विधियों का उल्लंघन नहीं, उसके अनुरूप है। मतलब तालमेल बैठाने का प्रयास किया गया है कानून नियम विधि से। ठीक है, क्लियर हो गया है। एक आपका क्लियर हो चुका है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया का संविधान। आइए देखिए दूसरी जो विशेषता दी है ना, ये प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ ने 5 ठो है। इसमें बड़ा टेक्निकल है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। आइए दूसरी विशेषता में हम पहले को क्लियर करते हैं कि भारत का संविधान, ये देखिए भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, मतलब हमारा भारत देश उद्देशिका में दिखाया जाएगा ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आएगा ना। तो प्रभुत्व संपन्न का आप हमसे पूछ रहे हो कि प्रभुत्व संपूर्ण का मतलब क्या है? तो हमारा भारत देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। क्यों? जवाब लीजिए, क्योंकि बाहरी देशों, ये देखिए कि अपने आंतरिक, 2 बातें हैं, आंतरिक मतलब देश तथा बाह्य का मतलब बाहरी, बाह्य मामलों में, देख रहे, बाह्य मामलों में बाहरी देशों के अधीनता, बाहरी देशों के नियंत्रण एवं प्रभाव से, 2 बातें हैं, देख रहे हैं, नियंत्रण एवं प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। देख रहे, ये अपूर्णतः मुक्त है। अब आप इसे कह सकते हैं, चाहे अपने देश की नीति बनाना हो, चाहे बाहरी देशों के लिए नीति बनाना हो, भारत देश पूर्णतः किसी देश के अधीन नहीं है, यानी बाहरी देशों के नियंत्रण और प्रभाव से पूर्णतः स्वतंत्र है, मुक्त है। ये देख रहा है, ये क्लियर कर चुके हैं, प्रभुत्व बाहरी देशों के अधीन नहीं, आंतरिक तथा बाह्य मामलों में बाहरी देशों के अधीन नहीं है। कोई भी शब्द ले लो, अधीन नहीं है यानी पूर्णतः स्वतंत्र है, यानी प्रभाव एवं नियंत्रण से मुक्त है। एक उदाहरण दे सकते हैं, 15 अगस्त 1947 के पहले भारत देश प्रभुत्व संपन्न नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के, इंग्लैंड के अधीन था। मैं क्लियर कर चुका हूं, देख लिए, किताबों में देखोगे तो आधे पेज से ज्यादा लिखे हैं। 2 लाइन, 1 लाइन में मैं क्लियर कर दिया हुआ। बार बार प्रश्न फिर इसी में क्या दिखाया गया, ये तो आपका क्लियर हो गया। समाजवाद यहां लिख देते हैं, या समाजवादी भी हम कह सकते हैं कि समाज प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष। आइए, हमारा भारत देश समाजवादी राज्य है, यानी आप
अब आपका कहना है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष मूल संविधान में नहीं था। 1976 में कब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था समाजवाद पंथ निरपेक्ष। एक और बताएंगे उद्देशिका में अखंडता, तीनों को याद रखिए, एक नहीं 20 बार पेपर में आया हुआ। अगर ध्यान जा रहा, आप हमसे पूछ रहे हो कि ठीक है समाजवाद बाद में जोड़ा गया, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो समाजवाद का अर्थ जान लीजिए कि समाजवादी राज्य उसे कहेंगे कि जो भारत के विभिन्न वर्गों में, देख रहे हैं, लिख देते हैं कि भारत के विभिन्न अनेक वर्गों में, विभिन्न कई अनेक वर्गों में किसको? आर्थ, 2 पॉइंट पकड़िए, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता, ये है मेन पॉइंट। आर्थिक विभिन्न वर्गों में आर्थिक एवं सामाजिक असमानता, विषमता को दूर करके सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करे। देख रहे हैं, सभी लोगों को समान आर्थिक सामाजिक विषमता असमानता को दूर करके सभी लोगों को समान अवसर, उसी को हम नाम देंगे समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य नाम दिए। अब आप देख, अरे बाद में फंडामेंटल राइट्स में आएगा ना, अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 15 में क्या बताया गया है लिखेंगे, बाद में सुन लीजिए। धर्म, मूल वंश, जाति, निवास स्थान, लिंग के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का निषेध, यानी तालाबों, सार्वजनिक तालाबों, कुओं, मनोरंजन स्थान पर निषेध। 16 में क्या बता? लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी भर्तियों में धर्म, मूल वंश, जाति, निवास स्थान, लिंग के आधार पर सरकारी भर्तियों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आप पूछ रहे हैं आरक्षण कहां से आ गया, इसको हम बाद में डिटेल करेंगे, आरक्षण कैसे आया। 17 में देखेंगे तो अस्पृश्यता का अंत है। 19 में देखें, 18 में देखेंगे तो उपाधियों का अंत है। देख रहे, क्लियर हो गया। समाजवाद भी मेरा क्लियर हो चुका है। हम लोग आ गए पंथ निरपेक्ष, यानी ये समाजवाद हमारा दूसरे नंबर पर, दूसरे की विशेषता में दूसरे, और पंथ निरपेक्ष देख रहे ये आप, पंथ निरपेक्ष नंबर 3 पर है। पंथ निरपेक्ष मूल संविधान में नहीं था, बताए हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि पंथ निरपेक्ष राज्य में या राज्य में सरकार, समझिएगा, सरकार, इस राज्य सरकार का अपना कोई राज धर्म या विशेष धर्म नहीं होता है। सभी धर्मों के प्रति सरकार का समान दृष्टिकोण, तटस्थ भाव, शब्द ले लीजिए, तटस्थ भाव, या एक शब्द और, सर्वधर्म समभाव। अब तो आप समझ जाएंगे, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति एक नजर,
सरकार की एक नजर होना चाहिए। इसी को हम पंथ निरपेक्ष राज्य कहेंगे। भारत का कोई अपना राज धर्म नहीं, सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से तटस्थ भाव, सभी धर्मों के प्रति न्यूट्रल तटस्थ भाव रखता है। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक में हम लोग क्या कह सकते हैं? लोकतंत्रात्मक में हम लोग कह सकते हैं कि पहले तो हम लोकतंत्र का आप अर्थ पूछ रहे हो कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होगा। तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। अरे इसी पर अब्राहम लिंकन ने भी तो कहा है कि लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है। लोकतंत्रात्मक मतलब ये कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सारी सत्ता जनता के हाथों निहित होती है। देख रहे हैं 2019 लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। आप जोड़ सकते हैं भारतीय जनता प्रत्येक 5वें वर्ष अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है, यानी प्राधिकार शक्ति जनता के हाथों। और गणराज्य, गणराज्य को आप किस रूप में ले सकते हो? जिस राज्य, राज्य मतलब यहां देश के संदर्भ में लेंगे। देश का नाम जल्दी संविधान में राज्य ही दिखा। जिस राज्य का राष्ट्राध्यक्ष यानी लिख देते हैं राष्ट्रपति निर्वाचित होता हो, देख रहे हैं, निर्वाचित होता हो यानी वंशानुगत न होता हो, उसे हम गणराज्य। आप कह रहे हैं वंशानुगत का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत, ब्रिटेन का संविधान परंपराओं प्रथाओं पर आधारित होता है। ये दो विशेषता हम लोग क्लियर किए, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आइए फिर देखिए भारत का संविधान अनेक दृष्टियों से, ध्यान दीजिए, अनेक दृष्टियों से अनूठा, क्योंकि इसकी अनेक विशेषताएं, यही विशेषताएं अन्य देशों के संविधानों से इसकी एक अलग पहचान बनाती है। आपका कहना है जरा विशेषताओं। पहले विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा, याद रखिए, विश्व का, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान, क्योंकि भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। सभी धर्मों के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण, इसीलिए भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, मूल संविधान। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। फिर देखिए विश्व का लिखित प्रथम संविधान अमेरिका का और लिखित संविधान ब्रिटेन का। क्यों? प्रथाओं परंपराओं पर आधारित है। विश्व का प्रथम लिखित सबसे छोटा संविधान अमेरिका का और लिखित संविधान ब्रिटेन का, क्योंकि प्रथाओं, फिर बताए, प्रथाओं परंपराओं पर आधारित। भारत का संविधान लिखित संविधान, भारत के संविधान में भी याद रखना प्रथाओं परंपराओं का समावेश है, किंतु संवैधानिक तंत्रों के अनुरूप। आगे हम लोग, ये हम लोगों का पहले विषय, प्रभुत्व संपन्न भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है। क्यों? क्योंकि बाहरी देशों, आंतरिक तथा बाह्य मामलों में बाहरी देशों के नियंत्रण प्रभाव से मुक्त, पूर्णतः स्वतंत्र, किसी देश के अधीन नहीं, चाहे अपनी नीति बनावे
चाहे बाहरी देशों की नीति पूर्णतः स्वतंत्र होकर के नीति बनाता है। इसीलिए हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बोला गया है। समाजवाद 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद को जोड़ा गया। समाजवाद का मतलब भारत अनेक वर्गों के बीच आर्थिक सामाजिक असमानता विषमताओं को दूर करके सभी लोगों को समान अवसर प्रदान, इसी को हम समाजवादी राज्य नाम देंगे। पंथनिरपेक्ष 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया। पंथनिरपेक्ष का मतलब वह राज्य जिसका अपना कोई राजधर्म विशेष धर्म न हो, सभी धर्मों के प्रति तटस्थ भाव अर्थात सर्वधर्म समभाव का दृष्टिकोण, उस राज्य को हम पंथ निरपेक्ष राज्य नाम देंगे। सर्वधर्म लोकतंत्रात्मक जनता का शासन। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लोकतंत्रात्मक शासन में सारी सत्ता जनता के अंदर निहित होती है। इसीलिए जनता प्रत्येक 5 वर्ष पर अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। देख रहे 2019 चुनाव होने जा रहा है। गणराज्य जिस राज्य का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित, उसे गणराज्य कहते हैं। भारत गणराज्य। ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष, याद रखिएगा, कभी आ सकता है कोई, वंशानुगत होता है। तो हमको लगता है अब ज्यादा ये टेक्निकल था, इसको आप एक बार मौका दे रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोगों का बस इतना ही रोक देते हैं, इतना रोक देंगे। एक दिन में आप पढ़ लेंगे इसको। अगले दिन यहां से बहुत अच्छे प्रश्न बने, अगले दिन में हम इसको समझा ले जाएंगे। उसके बाद हम लोगों का रहेगा उद्देशिका। उसके बाद भाग 1 2 3 4 5 क्रम से चलेंगे। आप जुड़े रहिए। यदि हमारी मेहनत पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी भी बजाना पड़ेगा। मित्रों दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।